कभी सोचा है गर्मियों में दूध फटकर पनीर कैसे बन जाता है, या बालकनी के लोहे की रेलिंग पर बारिश के बाद वो भूरी परत कहाँ से आ जाती है। हम खाना पकाते हैं, वो पक जाता है, हम खाते हैं, वो पच जाता है, यहाँ तक कि हम जो हर पल सांस ले रहे हैं, ये सब बहुत आम सी बातें लगते हैं, है ना? बिल्कुल, ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इनके पीछे जो विज्ञान है वो कमाल का है। हर एक प्रक्रिया में कोई चीज हमेशा के लिए बदल रही है। और यही आज की हमारी चर्चा का मिशन है, समझना कि ये बदलाव, जिन्हें विज्ञान की भाषा में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, असल में है क्या। हम कैसे पहचाने कि ये हो रही हैं, और वैज्ञानिकों की तरह इन्हें छोटे और सरल तरीके से कागज पर कैसे लिखें। हमारे पास जो जानकारी है वो विज्ञान की एक किताब से है जो इन बुनियादी बातों को बड़े अच्छे से समझाती है। और ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि हमारे आसपास की दुनिया बहुत ही छोटे आणविक स्तर पर कैसे काम कर रही है, कैसे एक चीज दूसरे से मिलकर कुछ एकदम नया बना देती है। तो चलिए इसी दुनिया में उतरते हैं। मेरा पहला सवाल, हम कैसे जाने कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? मतलब सिर्फ देखकर कैसे पता चलेगा? हाँ, मतलब उसके संकेत क्या हैं? बिल्कुल, किताब में कुछ बड़े मजेदार प्रयोग दिए गए हैं। पहला है मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने का। अच्छा। इसमें एक चमकदार चांदी जैसे फीते को पहले साफ करते हैं और फिर उसे आग पर जलाते हैं, और जो होता है वो किसी दिवाली की फुलझड़ी जैसा लगता है। हाँ, किताब बताती है कि वो एक बहुत ही तेज चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी के साथ जलता है। और जलने के बाद वो धातु का फीता नहीं रहता, बल्कि एक सफेद पाउडर या राख में बदल जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ मैग्नीशियम का जलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिनके साथ दोस्ती कर रहा है, उससे जुड़ रहा है, और ये दोनों मिलकर एक पूरी तरह से नई चीज बना रहे हैं। पुराना पदार्थ गायब, नया पदार्थ हाजिर। यही तो है रासायनिक अभिक्रिया का पहला संकेत, एक नई चीज का बनना। और ये तो बस एक संकेत है। किताब में 2 और प्रयोग है जो हमें दूसरे इशारे दिखाते हैं। बिल्कुल। एक प्रयोग में जब दानेदार जिंक पर हल्का सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो उसमें से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। हाइड्रोजन गैस। हाँ, हाइड्रोजन गैस। और मजे की बात, अगर आप उस बर्तन को छुएं तो वो गर्म महसूस होता है। तो यहाँ हमें 2 और संकेत मिले, एक गैस का निकलना और दूसरा तापमान में बदलाव। अभिक्रिया सिर्फ पदार्थ ही नहीं बदल रही, बल्कि ऊर्जा भी छोड़ रही है। और एक तीसरे प्रयोग में जब 2 रंगहीन घोल लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो अचानक से एक पीले रंग का ठोस पदार्थ बन जाता है। रंग बदल गया। हाँ। तो देखिए, एक पैटर्न सामने आ रहा है। इन प्रयोगों से हमें 4 मुख्य संकेत मिलते हैं। अच्छा, क्या है वो 4? पहला, पदार्थ की अवस्था बदल जाए, जैसे ठोस फीता पाउडर बन गया। दूसरा, रंग में बदलाव आ जाए, जैसे उस पीले ठोस में हुआ। बिल्कुल। तीसरा, कोई गैस निकले। और चौथा, तापमान बदल जाए, चीज गर्म या ठंडी हो जाए। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर्दे के पीछे कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। एकदम सही। ठीक है, तो अब हम अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, लेकिन इसे लिखना ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। जैसे जब ऑक्सीजन की हवा में मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफेद पाउडर में बदल जाता है। हाँ, कौन लिखेगा इतना सब? वही तो। इसीलिए वैज्ञानिक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, जिसे समीकरण कहते हैं। सबसे आसान तरीका है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। हाँ, उसी उदाहरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तीर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, मतलब जो चीजें हिस्सा ले रही हैं उन्हें बाईं ओर लिखते हैं और उन्हें कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स। हाँ। और जो नई चीज बन रही है उसे दाईं ओर, और वो कहलाती है उत्पाद, प्रोडक्ट्स। और बीच का तीर बताता है कि सफर किस तरफ जा रहा है। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन हम इसे और भी छोटा कर सकते हैं। शब्दों की जगह हम इन चीजों के रासायनिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो समीकरण बन जाएगा Mg प्लस O2 तीर MgO। किताब इसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहती है। मतलब ये बस एक ढांचा है, अभी पूरी तरह से सही नहीं है। और यहीं पर विज्ञान का एक बहुत बड़ा और जरूरी नियम आता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी चीज न तो बनती है और न ही खत्म होती है, बस अपना रूप बदल लेती है। अच्छा। मतलब जितने परमाणु अभिक्रिया शुरू होने से पहले थे
उतने ही परमाणु खत्म होने के बाद भी होने चाहिए। तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहने चाहिए। अच्छा, तो अगर हम अपने समीकरण को देखें Mg+O2 डोस्टिंग MgO, तो तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाईं तरफ सिर्फ एक ऑक्सीजन परमाणु कहाँ गया? हाँ, मतलब हमारा तराजू बराबर नहीं है। ये समीकरण संतुलित नहीं है। बिल्कुल। और इसे संतुलित करना बहुत जरूरी है। किताब में इसके लिए एक हिट एंड ट्रायल विधि बताई गई है, लेकिन सच कहूं तो उसे पढ़कर थोड़ा सिर चकरा जाता है। Fe+H2O डोस्टिंग Fe3O4+H2। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ये ऑडियो में समझना तो बहुत मुश्किल है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। उन सारे चरणों में उलझने की जरूरत नहीं है। इसका मूल सिद्धांत एक पहेली सुलझाने जैसा है। पहेली? हाँ, हमारा काम है तीर के दोनों तरफ हर तत्व का परमाणुओं की संख्या बराबर करना। और ऐसा करने के लिए हम सूत्रों के आगे कुछ नंबर लगाते हैं, जिन्हें गुणांक कहते हैं। अच्छा, मतलब हम सूत्र के अंदर कुछ नहीं बदल सकते? नहीं, बस बाहर नंबर लगा सकते हैं। मतलब हम H2O को H2O2 नहीं बना सकते, लेकिन उसके आगे 2 लगाकर उसे 2H2O जरूर कर सकते हैं। एकदम सही। तो लोहे वाले उदाहरण में हम देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, तो हम एक एक करके छोटे छोटे बदलाव करते हैं। हिट एंड ट्रायल। हाँ, कभी H2O के आगे 4 लगाते हैं, तो कभी Fe के आगे 3, जब तक कि सब कुछ बराबर ना हो जाए। ठीक है। लंबी गिनती करने के बजाय बस ये समझिए कि पहेली सुलझाने के बाद जो अंतिम संतुलित समीकरण बनता है वो है 3Fe + 4H2O 2Fe3O4 + 4H2। तो अब हिसाब बराबर हो गया। अब अगर आप गिनेंगे तो दोनों तरफ 3 लोहे के, 8 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अब हमारा तराजू पूरी तरह से संतुलित है। वाह, ये तरीका तो बहुत आसान है। तो मूल मंत्र है कि कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इसे और बेहतर बनाने के लिए हम हर पदार्थ की भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। अच्छा, हाँ। तो हमारा समीकरण बनेगा 3FeS + 4H2OG ट्रांसफॉर्म्स Fe3O4S + 4H2G। यहाँ G लिखने से पता चलता है कि पानी का इस्तेमाल भाप के रूप में हुआ है, द्रव के रूप में नहीं। इससे समीकरण बहुत ज्यादा जानकारी देने लगता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम समीकरण लिखना और संतुलित करना सीख गए हैं, लेकिन क्या सारी अभिक्रियाएं एक जैसी होती हैं या इनके भी कुछ प्रकार होते हैं? बहुत अच्छे प्रकार होते हैं। जैसे परिवारों में अलग अलग सदस्य होते हैं, वैसी अभिक्रियाओं के भी अपने अपने परिवार हैं। तो सबसे पहले और सीधे साधे परिवार से मिलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें चीजें जुड़ती हैं। हाँ, जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। किताब में इसका एक बड़ा क्लासिक उदाहरण है बिना बुझा चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाना। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा है। जब सफेदी वाले चूने में पानी डालते हैं तो वो फुफकारने लगता है और बर्तन बहुत गर्म हो जाता है। सही पकड़ा। तो यहाँ 2 चीजें मिली, चूना और पानी, और एक चीज बनी बुझा हुआ चूना, CaOH2। और आपने जो कहा कि बर्तन गर्म हो जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इससे हमें एक और प्रकार की अभिक्रिया का पता चलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, एक्सो यानी बाहर। ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ गर्मी भी बाहर निकलती है। और किताब में एक हैरान करने वाला तथ्य भी है, हमारा सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिल्कुल। हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। वाह! यही वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को गर्म रखती है, जो हमें सोचने और चलने की शक्ति देती है। तो असल में हम सब अपने अंदर एक बहुत धीमी और नियंत्रित आग जला रहे हैं। ये तो कमाल है। अब बात करते हैं संयोजन के उल्टे परिवार की, वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर छोटे छोटे कई उत्पाद बनाता है, एक से अनेक। और किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा 3 तरीकों से दी जा सकती है और इसी आधार पर वियोजन के 3 प्रकार हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें गर्मी देकर किसी चीज को तोड़ा जाता है। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल को गर्म करने पर वो 3 अलग अलग चीजों में टूट जाता है। दूसरा है वैद्युत अपघटन, जिसमें बिजली का करंट देकर किसी चीज को तोड़ा जाता है। जैसे पानी में करंट लगाने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। हाँ। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन,
जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से किसी चीज को तोड़ा जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड जो सफेद रंग का होता है, धूप में रखने पर चांदी और क्लोरीन में टूट जाता है और उसका रंग स्लेटी हो जाता है। अरे वाह, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो असल में धूप से होने वाली एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा थी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कितना अद्भुत है, किसी ने ये खोज निकाला कि सूर्य का प्रकाश चांदी के यौगिक को बदल सकता है और इसी एक रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे यादों को हमेशा के लिए कैद करने की पूरी तकनीक बना दी गई। और हाँ, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा सोख ली जाती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ज्यादातर वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। हमने देखा कि कैसे चीजें जुड़ती हैं और कैसे टूटती हैं, लेकिन क्या होता है जब दो यौगिकों के बीच एक तरह की कुश्ती होती है, जहां एक ज्यादा ताकतवर तत्व दूसरे को उसकी जगह से हटा देता है? यहीं पर विस्थापन अभिक्रिया की बात आती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बिल्कुल स्कूल के मैदान जैसा है, जहां ज्यादा ताकतवर बच्चा कमजोर बच्चे को झूले से हटा देता है। इसका एक बहुत मजेदार प्रयोग है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है, थोड़ी देर बाद घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है और लोहे की कील भूरी हो जाती है। यहाँ हो क्या रहा है? लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील यानी ज्यादा ताकतवर है। अच्छा। तो वो कॉपर को उसके साथ ही सल्फेट से अलग कर देता है और खुद उसके साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। और बेचारा कॉपर? वो जो बेचारा कॉपर अकेला रह गया, वो लोहे की कील पर जम जाता है, इसीलिए कील भूरी हो जाती है। तो एक हुई धक्का मुक्की वाली अभिक्रिया और एक है जिसमें अदला बदली होती है, जिसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही कहा। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस आयनों का शांतिपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुम मेरा साथी ले लो, मैं तुम्हारा ले लेता हूँ। बिल्कुल। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद अघुलनशील ठोस बनता है जो नीचे बैठ जाता है। इस ठोस को अवक्षेप कहते हैं। प्रेसिपिटेट। हाँ, प्रेसिपिटेट। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी, उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जोड़ी लगभग हर जगह है। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। अच्छा। जैसे तांबे के पाउडर को गर्म करने पर वो हवा की ऑक्सीजन से जुड़कर काला पड़ जाता है। ये कॉपर का उपचयन हुआ। और अपचयन इसका उल्टा है, यानी ऑक्सीजन का हटना। बिल्कुल। अगर उस काले कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस डाली जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छीन लेती है और तांबा फिर से अपने असली भूरे रंग में वापस आ जाता है। ये कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों हमेशा एक साथ होती हैं। हाँ, अगर कोई एक पदार्थ उपचयित हो रहा है तो कोई दूसरा जरूर अपचयित हो रहा होगा, इसीलिए इन्हें एक साथ रिडॉस अभिक्रिया कहा जाता है। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? ये सब हमें कैसे प्रभावित करता है? बहुत गहरे तरीकों से। किताब में उपचयन के दो बहुत ही आम प्रभाव बताए गए हैं जो हम सबने देखे हैं। पहला है संक्षारण, कोरोजन। अरे ये तो जंग लगना हुआ। मेरे घर की पुरानी बालकनी की रेलिंग पर बारिश के बाद पूरी तरह से जंग लग गया था। अब समझ आया कि वो असल में लोहे का ऑक्सीजन और नमी के साथ उपचयन हो रहा था। बिल्कुल। ये सिर्फ लोहे के साथ नहीं होता। चांदी का हवा में धीरे धीरे काला पड़ जाना या तांबे के बर्तनों पर हरी परत चढ़ जाना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। ये असल में धातुओं का धीमा उपचयन है जो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। और दूसरा प्रभाव तो सीधा हमारी रसोई से जुड़ा है, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। हाँ, ये वो अजीब सी बासी महक है जो तेल या घी वाली खाने की चीजों से आने लगती हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं। मैंने एक बार चिप्स का पुराना पैकेट खोला था और उसका स्वाद बहुत ही खराब था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस खाने में मौजूद तेल और फैट का हवा की ऑक्सीजन के कारण उपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और महक बदल जाती है। अच्छा, और यहीं पर एक मजेदार विज्ञान का इस्तेमाल होता है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां अपने पैकेट में से सारी ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। नाइट्रोजन क्यों? नाइट्रोजन बहुत कम सक्रिय गैस है, वो उपचयन नहीं होने देती। नतीजा, चिप्स महीनों तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। वाह। तो अगली बार जब चिप्स का हवा भरा पैकेट देखें तो याद रखिएगा कि वो हवा आपकी चिप्स को बासी होने से बचा रही है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारे चारों ओर होने वाले सामान्य से बदलाव असल में व्यवस्थित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। हमने उन्हें समीकरणों के रूप में लिखना सीखा, उन्हें संतुलित किया और उन्हें संयोजन, वियोजन, विस्थापन जैसे परिवारों में बांटा। और हमने ये भी समझा कि कैसे उपचयन जैसी एक अकेली प्रक्रिया